एक परिवार में 4 कत्ल हो जाते हैं। मरने वालों में एक माँ होती है, 2 बेटियां होती हैं और एक बेटा होता है। इस कत्ल में बहुत ही क्रूर तरीके से कातिल ने अपने काम को अंजाम दिया था। पुलिस जब इस मामले की जांच पड़ताल कर रही थी तो पड़ताल करते करते पुलिस को एक डायरी मिल जाती है। उस डायरी के अंदर लिखा हुआ था कि हमारे साथ पहली बार जो सेक्स किया था उसमें कितना अच्छा लगा। दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार उस लड़की ने हर एक पहलू को उस डायरी के अंदर नोट किया हुआ था। घंटों बीत जाते हैं, महीनों बीत जाते हैं। लगभग 11 महीने के बाद कातिल पुलिस को मिल तो जाता है, लेकिन कातिल जिस तरह से अपने बारे में बताता है उसको सुनने के बाद न केवल उस ज़िले के लोग बल्कि पूरे प्रदेश के लोग सन्न रह जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कोई इतना हीनियस कैसे हो सकता है। दरअसल उस व्यक्ति ने 1-2 नहीं 100 से ज़्यादा महिलाओं के साथ संबंध बनाए थे। 100 के बाद वो गिनती भूल जाता है, कहता है कि गिनती याद रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। पुलिस उसके संबंध में और भी जांच करती है। वो जाति से ब्राह्मण ज़रूर होता है, लेकिन मुस्लिमों की तरह उसने खतना कराया था ताकि ज़्यादा देर तक संबंध बना सके। कुछ ऐसा ही साइको प्रवृत्ति का वो कातिल था। और जब घटनाक्रम का खुलासा होता है तो पुलिस को फिर पुरस्कार की घोषणा की जाती है कि वाकई ये बहुत ही शानदार तरीके से इसकी जांच पड़ताल की गई है। आज की कहानी इन्हीं कत्ल की है, जिसको सुनने के बाद शायद आप भी सन्न रह जाएंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है गोरखपुर और इसी का थाना लगता है शाहपुर। शाहपुर थाना क्षेत्र का एक मोहल्ला है झरना टोला। दरअसल यहाँ का रहने वाला एक फ़ौजी जो सीआरपीएफ में हवलदार के पद पर है, वो अपनी पत्नी को लगातार फ़ोन कर रहा था, बातचीत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद भी उसकी पत्नी से संपर्क नहीं हो पा रहा था। लगभग 48 घंटे बीत जाते हैं, नंबर स्विच ऑफ था। तब जाकर उसे लगता है कि कहीं ना कुछ गड़बड़ है। वो अपने साले को फ़ोन करता है। साले से कहता है कि जाकर देखना कि आखिरकार क्या बात है, तुम्हारी बहन बात नहीं करना चाहती है या फिर उसने अपना कुछ और दिक्कत परेशानी है। वो कहता है, जीजा जी मैं किसी काम से बाहर गया हुआ हूँ, वापस आऊँगा तुरंत जाकर मैं बात करूँगा, थोड़ा लेट हो जाएगा इसलिए सुबह जाऊँगा। पहली बार फ़ोन की जो शुरुआत होती है वो 30 तारीख से होती है और 31 जुलाई 2015 की सुबह 7:40 के आसपास उसका साला जब पहुँचता है तो दरवाजे को देखकर वो चकित रह जाता है। दरअसल दरवाजे पर ताला लगा हुआ था और ऐसा पहले कभी हुआ नहीं था। यहाँ से कोई जाता था तो कह के जाता था। आसपास के रिश्तेदारों में जहाँ भी थे वहाँ फ़ोन किए, लेकिन फ़ोन करने के बाद भी कोई सफलता नहीं मिलती है। आसपास के लोगों से पूछा जाता है तो कहते हैं कि 2-3 दिन से इनका कोई अता पता नहीं है। तभी वो लड़का खिड़की से झांक कर देखने की कोशिश कर रहा था तो उसकी नज़र जब पहुँचती है तो वो देखकर घबरा जाता है। दरअसल उसकी बहन की लाश पड़ी हुई थी और वो खून से पूरी तरह से लथपथ थी। जो उस खिड़की से झांक कर देखता है तो वहाँ से दिखाई दे जाती है। फिर उसके बाद वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। जब शोर सुनने के बाद वहाँ आसपास के जितने भी लोग होते हैं सब लोगों का जमघट लग जाता है देखने के लिए आखिरकार क्या बात है। तभी शाहपुर पुलिस भी मौके पर आती है। शाहपुर पुलिस के साथ साथ आला अधिकारी भी आ जाते हैं। अब चाहे वो एसएसपी साहब हों या उच्च अधिकारी हों, तमाम ऑफिसर मौके पर आते हैं। ताला तोड़वाया जाता है और ताला तोड़वाने के बाद जब देखा जाता है तो घर के आंगन में ही, और ये कमरा है थोड़ा फासले से, उस कमरे के पास तख्त पर उसकी बहन की लाश पड़ी हुई थी, फौजी की पत्नी पड़ी हुई थी जो खून से बुरी तरह से लथपथ थी। पुलिस वाले और दूसरे कमरे की तलाशी करते हैं तो दूसरे कमरे में जाकर देखते हैं तो उसका जो बेटा है फौजी का, जिसकी उम्र अभी लगभग 10 साल के आसपास होगी, और जो बेटा है वो लगभग 13 साल के आसपास था, वो भी औंधे मुंह पड़ा हुआ था, कमरे में बेड पर लेटा हुआ था। पुलिस वाले और तलाशी करते हैं तो जिसकी 17 साल की बेटी होती है, 17 साल की बेटी सीढ़ियों के एकदम से करीब पड़ी हुई थी। उसके जो तन पर कपड़े पहने हुए थे वो अस्त व्यस्त हालत में थे। पुलिस ने चुपके से या जैसे भी था उस लाशों को अपने कब्जे में लिया। कब्जे में लेने के बाद जो भी अब पहलू आने वाले थे, पुलिस ने कुछ पहलुओं को छुपाना शुरू कर दिया था। एक ही परिवार में एक साथ 4 लोगों की हत्या होना ये बहुत बड़ी बात होती है। अब उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जो डॉक्टरों की स्पेशल रूप से काम करती है टीम, उस टीम को बुलाया जाता है, पोस्टमार्टम कराया जाता है और पोस्टमार्टम से ये खुलासा होता है कि जो 17 साल की बेटी है उसका किसी ने रेप किया है। अब ये रेप वाली बात उस वक्त छुपाई गई थी। यदि यही बात खुलासा हो जाता तो 4 हत्याओं के साथ रेप ये बड़ी बात हो जाती, इसलिए इस मामले को शुरुआत में दबाया जाता है। हाँ, पुलिस इस मामले की पड़ताल में जुट जाती है। पुलिस पड़ताल शुरू करती है। जो दूध वाला है वो हो चाहे
सब्जी वाला हो या मोहल्ले में आसपास में आने वाला कोई व्यक्ति हो या केबल वाला हो, जिसका इस घर से कनेक्शन था, जो व्यक्ति इस घर में आता था, उस हर एक व्यक्ति के हर एक पहलू पर जांच पड़ताल की जाती है, लेकिन पुलिस को कोई क्लू नहीं मिलता, कोई सफलता नहीं मिलती। आखिरकार पुलिस परेशान हो जाती है। अब पुलिस को शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि जो 17 साल की बेटी है, इसका किसी से कहीं ना कहीं कोई अफेयर है, और अफेयर होने की वजह से शायद ऐसा हो सकता है कि इस लड़की के पिता ने ही इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है। पुलिस ने उस पहलू पर भी जांच की। जब पिता के पहलू पर जांच कर रही थी, तो जिस रात ये घटना घटी थी, यानी कि 31 जुलाई की सुबह ये पता चलता है, और 29 जुलाई की रात की घटना की अंदाज़ा लगाया जा रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही खुलासा जब होता है, तो उससे पता करने की कोशिश कर रहे थे। तो उस रात उस फौजी ने सुबह के वक्त लगभग 17 से 18 बार कोशिश की थी बातचीत करने की। वो लगातार फ़ोन कर रहा था, फ़ोन कट जाता था, कभी फ़ोन उठ जाता था। लगभग 35 से 40 मिनट की कॉल चली थी। ये फ़ोन किसने उठाया था, ये भी एक सवाल था। इसलिए पुलिस की वो रडार पर था, घेरे में था। पुलिस ने उस पहलू पर भी जांच पड़ताल करानी शुरू कर दी, और जांच पड़ताल कराने के बाद ही इसी बीच में उसको लखनऊ लाया जाता है। उसका नार्को टेस्ट कराने की कोशिश की जाती है, लाई डिटेक्ट टेस्ट कराया जाता है, लेकिन टेस्ट हो नहीं पाता, क्यों उसकी वो प्राइम सस्पेक्ट ज़रूर था, लेकिन आरोपी नहीं था, अपराधी नहीं था। उसके खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं मिल पा रहा था, इसलिए उसको बिना लाई डिटेक्ट और बिना किसी और जांच पड़ताल के लखनऊ से वापस जाना पड़ता है। इसके बाद पुलिस फिर से इस मामले की जांच करती है। इस लड़की के जिन जिन लोगों से ताल्लुकात थे, उनके बारे में पता करने की कोशिश की जाती है। पुरुष कोई नहीं था, लड़का दोस्त कोई नहीं था। लड़की हाई स्कूल की टॉपर थी, उसके सबसे ज़्यादा मार्क्स आए थे। लड़की अगर जिंदा होती तो ज़रूर कुछ ना कुछ ऑफिसर बनती, ऐसा घर वालों का दावा भी रहा था। अब पुलिस इस जब दोस्त लड़का नहीं है तो दोस्त लड़की तो ज़रूर होंगी, उनकी तलाश पुलिस शुरू कर देती है। अब एक दोस्त का नाम सामने आता है, जो उसकी महिला दोस्त, लड़की दोस्त थी। पुलिस जब उसके घर पे जाती है, तो घर जाने के बाद पुलिस को वहाँ पर एक डायरी मिलती है। उस डायरी का जब पहला पन्ना खोला जाता है, तो उस लड़की ने अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए हर एक्सपीरियंस को शेयर करा था। कब उसने किसके साथ कितनी बार संबंध बनाए थे, कौन उसे अपनी आंखों से देखता था, कौन उसे प्यार से देखता था, कौन गुस्से में देखता था, कौन उसके साथ करना चाहता था, क्या करना चाहता था। हर एक पहलू को जब उसने उस डायरी के अंदर लिखा, तो पुलिस की नींद टूट जाती है। ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, यहीं से कुछ ना कुछ हुआ है। जिन लोगों ने इसके साथ संबंध बनाए हैं, जिन लड़कों ने इसके साथ संबंध बनाए, हो सकता है कि उन्होंने ही इस घटनाक्रम को अंजाम दिया हो। हर एक व्यक्ति से हर एक पहलू पर जांच पड़ताल की जाती है, लेकिन पुलिस को 1 सप्ताह बीतने के बाद भी यहाँ से भी कोई सफलता नहीं मिलती, और इस लड़की को फिर छोड़ना पड़ता है। इसी बीच में एक व्यक्ति और आता है। वो कागज़ों में उसकी उम्र थोड़ी कम होती है, लेकिन वैसे उम्र उसकी थोड़ी ज़्यादा थी कागज़ों के मुकाबले, क्योंकि वो एक ऐसे स्कूल में एडमिशन लेना चाहता था जहाँ से पढ़ लिख कर कुछ आगे बढ़ सके। वो आकर पुलिस को बताता है कि 29 जुलाई की शाम को वो इस परिवार से मिला था, इस फैमिली से मिला था। इस फैमिली से उसने एक चूहेदान लिया था, चूहे पकड़ने के लिए, क्योंकि उसके घर में चूहे अक्सर उसे परेशान कर रहे थे। तो इसलिए वो चूहेदान जब लेके गया था, तो उसे वापस करने के लिए भी आया था। उस रात वो ठीक ठाक थे, जिंदा थे। पुलिस को लगता है कि कुछ ना कुछ या हो सकता है कि इसका भी इस घटनाक्रम से कोई ना कोई ताल्लुकात ज़रूर होगा। पुलिस ने इस पहलू पर भी जांच पड़ताल की। इस पहलू पर जांच पड़ताल करने के बाद पुलिस को कोई सफलता नहीं मिल रही थी। 1 सप्ताह का समय बीत चुका था और पुलिस बिल्कुल खाली थी। लेकिन फिर थोड़ा सा बैक चलते हैं। इस घटनाक्रम के दूसरे दिन या शायद 24 घंटे के बाद ही जो फौजी का ATM कार्ड होता है, दरअसल सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी नौकरी होती हैं बेल्ट वाली, फौजी हो चाहे किसी भी उसका लाइन का हो, पुलिस में हो, तो उनको 2 ATM कार्ड इशू कराए जाते हैं। एक ATM फौजी को मिलता है और दूसरा ATM वो लेना चाहें तो अपने परिवार में दे सकते हैं, ताकि फौजी, क्योंकि दूर दूर उसकी पोस्टिंग रहती है, घर में पैसे की भी ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए वो ATM कार्ड का इस्तेमाल कर सकें। इस घर में जिसने भी हत्या की थी, हत्यारे अपने साथ ATM कार्ड लेके चले जाते हैं, और इस महिला के, इस लड़की के ऊपर जो जेवरात थे, उन जेवरात को भी लेकर चले जाते हैं। वो कौन थे? तभी पुलिस को एक क्लू मिलता है, सफलता मिलती है कि ट्रांजैक्शन होती है अलग अलग 3 जगहों से। संत कबीर नगर से होती है, बस्ती से होती है, गोरखपुर। इन 3 अलग अलग ATM से जो पैसे निकाले गए थे, अलग अलग बार में पूरी तरह से ATM खाली कर दिया जाता है। दरअसल ATM के रैपर पर नंबर लिखा हुआ था, उसका पिन कोड लिखा हुआ था, जिसकी पासवर्ड लिखा हुआ था, जिसकी वजह से ये ATM से पैसे निकल सकते थे। और ये बात खुद फौजी ने स्वीकार की थी कि मैंने ही खुद नंबर लिख के दिया था ताकि इन्हें पैसे निकालने में
दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। अब पुलिस ने इस वहाँ जाने के बाद एटीएम कार्ड के जो भी बैंक थे, संबंधित बैंक से सीसीटीवी फुटेज लेते हैं। सीसीटीवी फुटेज लेने के बाद उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें 2 लोगों के कदकाठी निकल के आती हैं, हुलिया निकल के आता है, चेहरे नहीं निकल के आते, क्योंकि चेहरों को उन्होंने पूरी तरह से ढका हुआ था, जिसकी वजह से उनकी पहचान नहीं हो पा रही थी। अब पुलिस ने इस कदकाठी के हर एक व्यक्ति के पास जाकर वो जो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर फोटोग्राफ्स मिले थे सबको दिखाना शुरू कर देते हैं, और दिखाने के कई दिन के बाद तब जाकर पुलिस को एक थोड़ी सी सफलता मिलती है, क्लू मिलता है कि एक अतुल ओझा और उसका भाई, ये 2 लोगों के जो प्राइम सस्पेक्ट थे, इनके बारे में पता चलता है कि इन्होंने ही पैसे निकाले हैं। पुलिस उनसे पूछताछ करती है, उनकी पड़ताल करती है, लेकिन पूछताछ पड़ताल के बाद भी पुलिस को कोई सफलता नहीं मिलती और उन्हें पुलिस को छोड़ना पड़ता है। वो चले जाते हैं और जाने के बाद फिर पुलिस इस घटनाक्रम से जुड़े हुए और पहलू में जांच करती है, तो पता चलता है कि झरना टोला में इन्होंने हाल ही में अपना मकान बनाया था, जो कि अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं था। इससे पहले ये नंदानगर में रहते थे। अब पुलिस नंदानगर जाती है, इस महिला के मायके से, ससुराल से, या फिर जहाँ जहाँ इसका आना जाना था, जिन जिन लोगों के कांटेक्ट में थी, ये लड़की जिन जिन लोगों के कांटेक्ट में थी, जिन परिवार से, हर एक पहलू पर पुलिस ने बारीकी से पड़ताल की। तब जाके नंदानगर के अंदर पुलिस को एक छोटा सा क्लू मिलता है, और वो क्लू था एक टेम्पो ड्राइवर का। जो टेम्पो में ड्राइवर है उसका नाम होता है अरुण दीक्षित। उसे प्यार से लोग बबलू भी कहते हैं, उसे प्यार से लोग महाराज भी कहते हैं, उसे प्यार से लोग बाबा भी कहते हैं। अब अरुण दीक्षित ये कौन है, इससे क्या लिंक है, तभी पता चलता है कि ये कभी कभार इनके घर पे आता था। अब आसपास के लोगों ने इस अरुण दीक्षित के बारे में जब पड़ताल करने की कोशिश की तो किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा था। दरअसल ये अरुण दीक्षित जो होता है वो सिरसिया एक गांव होता है पडरौना क्षेत्र का, जो कि ज़िला कुशीनगर में लगता है, वहाँ का सिरसिया का रहने वाला है। इसके बारे में जब पड़ताल करते हैं तो लंबे समय से रहकर ये गोरखपुर में ही टेम्पो चलाया करता था, और इस महिला के संपर्क में कैसे आया, कैसे नहीं आया, यही पड़ताल करने की कोशिश की जा रही थी। और इसकी सबसे पहले इस व्यक्ति की लोकेशन मिलती है अयोध्या के अंदर। अयोध्या में रामनवमी का त्यौहार चल रहा था, तो रामनवमी के त्यौहार पर इसकी पता चलता है कि ये वहाँ पर आया हुआ है। पुलिस वालों ने अपनी टीम गठित करते हैं, और टीम गठित करने के बाद सीधा जब पुलिस गोरखपुर पहुंचती है और वहां जाकर देखती है तो लगभग 10 लाख लोगों की, श्रद्धालुओं की भीड़ थी, और इस 10 लाख लोगों की, श्रद्धालुओं की भीड़ में इस अरुण दीक्षित को तलाशना वाकई पुलिस के लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन पुलिस ने फिर भी अयोध्या में अपने मुखबिरी के माध्यम से जब ये पता करने की कोशिश की कि आखिरकार ये कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो कुछ लोगों ने बताया कि वो हमने देखा था, यहाँ आया था, यहाँ से वो अब चला जाता है। कुछ दिन फिर बीत जाते हैं और तेलंगाना में उसकी एक बार फिर से एक लोकेशन आती है। तेलंगाना फिर पुलिस जाती है और वहाँ हफ्ते 10 दिन रुकती है, लेकिन वहाँ से भी पुलिस को कोई सफलता नहीं मिलती। पुलिस वहाँ से भी वापस लौट कर आती है। इसके बाद फिर एक बार और इसकी लोकेशन मिलती है हरियाणा में। पुलिस हरियाणा जाती है, दिल्ली जाती है, इस तरह से लगातार पुलिस जा रही थी। और एक दिन पुलिस बताती है कि जब जांच पड़ताल कर रहे थे इसके परिवार, ये इसकी लिंकअप में जितने भी लोग थे, उन लोगों के जब सर्विलांस पर नंबर लगाए गए, अलग अलग नंबर, तभी एक भाभी से ये बातचीत किया करता था। और ये भोजपुरी भाषा में भाभी से बात करते करते बताता है कि भौजी हम लुधियाना में आ गए हैं। जब भौजी बात सुनते हैं लुधियाना में क्या कर रहे हो, कि हमें गार्ड की नौकरी मिल गई है। अब ये गार्ड की नौकरी की बात जब बताता है तो पुलिस लुधियाना भी जाती है, वहाँ जाकर देखती है, पड़ताल करती है, तो पता चलता है ये वहाँ भी नहीं मिलता। अब पुलिस इसकी ताल में थी, पर ये कब आएगा इसको नहीं पता था कि पुलिस इसके पीछे इतने इलाकों में जा रही है, आ रही है। अब ये बिल्कुल बेफिक्र हो जाता है और अचानक ही ये फिर गोरखपुर आता है और मुखबिर सूचना देता है और पुलिस इसको दबोच लेती है। यानी कि अरुण दीक्षित अब पुलिस के कब्जे में आ चुका था, लेकिन इस बात को बीते हुए लगभग 11 महीने का समय हो जाता है और समय था जून का महीना सन 2016। घटना हुई थी जुलाई 2015 में। लगभग 11 महीने के बाद जब पुलिस इससे घटनाक्रम के खुलासे की बात करती है तो ये शुरुआत में इधर उधर की बातें कर रहा था, लेकिन पुलिस ने जब इससे सख्ती से पूछा तब इसने चौंकाने वाली बात बताई। दरअसल कहानी शुरू होती है इसकी जब फौजी का परिवार नंदानगर में किराए के मकान में रहता था। तो एक दिन इस फौजी की पत्नी ने इस ऑटो ड्राइवर से कहा कि चलो गांव चलते हैं, गांव से गेहूं लेके आएंगे। गेहूं लाने की बात कर रहे थे, जब गेहूं लेके रास्ते में आ रहे थे तब इस ऑटो ड्राइवर यानी कि अरुण दीक्षित को टॉयलेट आता है। टॉयलेट आने के बाद वो कहता है कि भाभी जी बस आप यहाँ बैठना और मैं टॉयलेट करके अभी आ रहा हूँ। वो टॉयलेट करके वापस जब आता है तो भाभी ने मजाक में बोल दिया कि तुम्हारी चैन खुली हुई है और कुछ दिख रहा है। जब ऐसे ही बोला तभी वो कहता है कि भाभी जी अगर आपने सचमुच देख लिया तो आप देख के डर जाएंगी,
इसलिए ऐसी बात ना करो। यहीं से इन दोनों की अश्लील बातों से शुरुआत होती है और अश्लील बातों की शुरुआत में कब ये महिला इसके प्रति आकर्षित हो जाती है इस अरुण को पता ही नहीं चलता। और एक बार फिर से जंगल में जाते हैं और जंगल में जाने के बाद एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। और जब संबंध बनाते हैं तो यही बात इस महिला को इतनी ज़्यादा पसंद आती है कि वो पुरस्कार में 500 रुपये का नोट देती है। कहती है कि तुमने जितना मुझे संतुष्टि दी है, खुशी दी है, इतनी संतुष्टि, इतनी खुशी मैंने आपसे पहले कभी नहीं पाई। जब जब तुम मेरे पास आओगे तब तब मैं तुम्हें ऐसे ही पुरस्कार देती रहूँगी। बात पुरस्कार देने की थी। वो खुश हो जाता है, घर जाता है, उसके बाद सामान्य ज़िंदगी जीने लगता है। और जब मौका मिलता था पुरस्कार पाने का, उसका मन करता था, तब वो उस फौजी की पत्नी के पास चला जाया करता था, बातचीत करता था। इसी बीच में फौजी की पत्नी ने उसको पास में ही, बहुत नज़दीक ही एक कमरा भी दिलवाया था किराए पे, ताकि उसे आने जाने में दिक्कत ना हो। जब बच्चे यहाँ से चले जाया करते थे तब वो अपने घर पे बुला लिया करती थी या फिर उसके कमरे पे चले जाया करती थी। कुल मिला के इन दोनों की ज़िंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी, ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन हैरान करने वाली बात ये भी थी, ये फौजी के घर जितनी बार भी आता था, चाहे वो गर्मी का मौसम हो, कैसे भी हो, बाइक उसके पास होती नहीं थी, हेलमेट लगा के हमेशा आता था। लोग देखते जरूर थे कि हाँ, हमने एक आदमी को इस घर के अंदर जाते हुए देखा था, लेकिन उसने हेलमेट लगाया हुआ था। पुलिस इसी बात को लेकर परेशान थी। जब उससे पूछते थे कि तुमने हेलमेट क्यों लगाया, जब पुलिस इससे खुलासा करने की बात कर रही थी, पूछताछ कर रही थी, तो कहता था कि कोई हमें पहचाने ना, इसलिए हम हेलमेट लगाते थे। ये सब कुछ ठीक चल रहा है और इसी बीच में धीरे धीरे करके 500 रुपये तो उसको पुरस्कार में लेता ही था, लेकिन उसे कुछ पैसों की ज़रूरत होती है। उधार रुपये ले लेता है। और जब उधार रुपये ले लेता है और कई महीने बीत जाते हैं, तब जाके एक दिन रास्ते भर में इसको टेम्पो वाला मिल जाता है, अरुण दीक्षित, महिला को, फौजी की पत्नी को। वो कहती है कि अरुण, तुम बहुत दिन से पुरस्कार पाने के लिए नहीं आए, क्या बात है? तुम कहता है भौजी हम जल्दी ही मुलाकात करेंगे। वो कहती है कि साथ में याद रखना, तुमने जो हमसे उधार रुपये लिए हैं वो उधार रुपये भी मुझे जल्द से जल्द वापस कर दो, क्योंकि वो तुम्हारे भैया आने वाले हैं, उन्हें अगर पता चलेगा तो सही नहीं लगेगा। बस ये 2-3 दिन पहले ही बात थी जब मुलाकात हुई थी। ठीक 3 दिन बाद, यानी कि 29 जुलाई 2015 की शाम लगभग 7:30 बजे के आसपास, जैसे ही वो घर में अंदर प्रवेश कर रहा था, तुरंत ही चूहेदान वाला चूहेदान को लेके आया था। कहता था कि वो अपना चूहेदान ले लो, और ये उस टाइम घर के अंदर मौजूद होता है। ये कमरे में जब खाना वाना खाते हैं, खाना खाने के बाद आराम से सो जाते हैं। घर अभी पूरी तरह से बना हुआ नहीं था, खिड़की दरवाजे पर थे नहीं, अभी खुले हुए थे, तो उन्हें सारा पर्दे से ढांक दिया जाता है। और उसके बाद फिर वो इंतज़ार कर रहा था कि उसकी भाभी आएंगी, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाएंगे। रात भर वो अपने ही उस कमरे में एक अंडरवियर पहन के पूरा बिना कपड़ों के लेटा हुआ था। सुबह के लगभग 3:30 बजे के आसपास का वक्त था। फौजी की पत्नी अपनी बेटी के साथ छत पर सोई हुई थी, मच्छरदानी लगाकर। और जब सुबह के लगभग 3:30 बजे के आसपास का वक्त था, तो फौजी की पत्नी नीचे उतर के आती है। और जब आती है तो वो बैठा हुआ है, आसन लगाए बैठा था, इंतज़ार कर रहा था। वो कहता है कि भौजी बहुत इंतज़ार कराया, पूरी रात ऐसे ही निकल जाती है, कब से मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। उसे पकड़ता है और पकड़ने के बाद उसे सीधा बेड पर डाल देता है। और जब बेड पर डालता है, उसके साथ वो शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश कर रहा था। उस महिला ने कहा कि जो भी होगा पैसे देने के बाद होगा, तुमने जो उधार लिया वो पैसे जितनी जल्दी हो सके वो पैसे वापस करो, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। वो इसी बात पे उसको प्यार से एक थप्पड़ मार देता है। जब हल्का से प्यार से थप्पड़ मारता है, ये बात कहती है कि तुम्हें थप्पड़ मारने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मुझे पैसे चाहिए। और जब वो उसके ऊपर लेटने की, उसके ऊपर गिरने की कोशिश कर रहा था, तभी उस महिला ने अरुण दीक्षित को एक ज़ोर की लात मारी। और जैसे वो जोर की लात मारती है, वो उसका कद काठी से थोड़ा हल्का था, वो लगभग 5-6 फुट दूर जाकर गिर जाता है, बेड से नीचे गिर जाता है। और ये बात उसे इतनी ज़्यादा ख़राब लगती है कि पास में एक हथौड़ा पड़ा हुआ था, उस हथौड़े को उठाता है और एक के बाद एक 2 हथौड़े उस फौजी की पत्नी को मार देता है। वो उसके सर में पूरी तरह से गड़ जाते हैं। और तभी उसकी नज़र पहुँचती है दरवाजे के पास में लड़का खड़ा हुआ था, छोटा वाला जो बेटा था वो खड़ा हुआ था। वो बेटा ना चीखता है ना चिल्लाता है, और इस दृश्य को देखने के बाद सीधा भागकर कमरे के अंदर जाता है। और कमरे के अंदर जाने के बाद वो उल्टा ही बेड पर लेट जाता है। अब यहाँ से अरुण दीक्षित उस हथौड़े को उठाता है और उस कमरे में जाकर देखता है, तो वो बच्चा जो था, जिसकी उम्र अभी 10-12 साल भी नहीं थी ठीक से, वो औंधे मुँह लेटा हुआ है और एक ज़ोर के साथ उसको हथौड़ा मारा जाता है। एक ही हथौड़े में वो बच्चा भी मर जाता है। लेकिन पास में ही उसकी बहन भी लेटी हुई थी। बहन ने जब ये देखा, उसकी आँख खुलती है, तो बहन ठीक से समझ भी नहीं पा रही थी कि यहाँ चल क्या रहा है। तुरंत एक और हथौड़ा मारा जाता है, हथौड़ा मार दिया जाता है। यहाँ दोनों बहन भाई मर जाते हैं। वापस उसी कमरे में आता है जिस कमरे में फौजी की पत्नी लेटी हुई थी और वो सिसक रही थी, ज़िंदगी के लिए शायद भीख मांग रही थी। उसे लगता है कि इसका जीवित रहना अब सही नहीं है,
एक और हथौड़ा मारा जाता है पूरी ताकत के साथ और उसकी फौजी की पत्नी की मौत हो जाती है। खून के फव्वारे से चलने लगते हैं, इधर उधर चारों तरफ ब्लड फैल जाता है और उसके बाद वो कच्छे में ही अपना आसन लगा कर बैठ जाता है, ये सोचने के लिए कि यहाँ जो आया था उसने क्या क्या गलतियाँ की हैं जिनसे बच सके ताकि पुलिस उसको पकड़ ना सके। लगभग 1 घंटे तक वो विचार करता है, आसन में बैठा हुआ होता है और सोचता है कि कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियाँ हुई हैं। तो इसी बीच में जीने की तरफ से जहाँ सीढ़ियाँ थी, क्योंकि बेटी जो है 17 साल की वो छत पर सोई हुई थी और उसके आने की जब आवाज़ आती है तभी वो खड़ा होता है। खड़ा होने के बाद हथौड़ा फिर से उठाता है और हथौड़ा उठाने के बाद सीधा पहुंच जाता है जीने की तरफ, यानी कि सीढ़ियों की तरफ। वो लड़की जैसे उतर रही है, उस लड़की के ने उसके हाथ में देखा हथौड़ा है, तो वो लड़की जैसे ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी, तुरंत ही उसको वो पकड़ लेता है, खींच लेता है। और जब खींचने की कोशिश कर रहा था तो उस लड़की की जो लेगी होती है उसने पहनी हुई थी वो आधे से ज़्यादा उतर जाती है, यानी कि उसके शरीर के कपड़े अस्त व्यस्त हो जाते हैं। तब उसने जाकर उसको पूरी ताकत से पकड़ा और जीने से पीछे खींच लेता है और एक हथौड़ा बहुत तेज़ी के साथ जो उसके सर में मारता है तो वो हथौड़ा उसके सर में गड़ जाता है और उस 17 साल की लड़की को देख के उसकी कामुकता जाग जाती है। उसके साथ वो संबंध बनाने के लिए वो कोशिश में था, हालांकि लड़की को वो पहले भी देख चुका था। लड़की अब चीखने चिल्लाने की स्थिति में थी ही नहीं, उसके सर में वो हथौड़ा पूरी तरह से गड़ा हुआ था, वो सिसक रही थी, तड़प रही थी। उसने उसके शरीर के एक एक कपड़े को उतारा और उतारने के बाद उसके साथ उसने शारीरिक संबंध बनाए और शारीरिक संबंध बनाने के बाद इत्मीनान से वो यहाँ से उठता है और उठने के बाद ATM कार्ड लेता है। लड़की ने जो जेवर पहने थे, जेवरात पहने हुए थे, माँ ने जो ज्वेलरी पहनी हुई थी या उससे आसपास में कुछ ऐसी चीज़ दिखाई दी जिसको ले जाने के बाद वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा। और यहाँ से जाते जाते ताला रखा हुआ था, बाहर ताला लगाकर निकल जाता है। 2 ऐसे दोस्तों के संपर्क में आता है, उनसे कहता है कि एक ATM है, उस पर पिन लिखा हुआ है, पैसे निकाल के दे दो, बहुत ही ज़रूरत है। वहाँ से पैसे निकालता है। जिसको ज्वेलरी बेचता है उस ज्वेलरी बेचने वाले से भी वो आधे पैसे उसे देता है, आधे पैसे खुद रखता है। कोई ना कोई बहाना करके ये दोनों काम करता है और उसके बाद फिर कभी अयोध्या तो कभी तेलंगाना, कभी लुधियाना, कभी दिल्ली, कभी कहीं जा रहा था। पुलिस वालों ने जब इसके घर की, इसके कमरे की तलाशी ली तो वहाँ से एक पेटी लगभग इतने सारे कॉन्डम के पैकेट मिले थे। इसके साथ ही होम्योपैथिक की दवाइयाँ मिली थीं। और इसी बीच में जब शुरुआत में फौजी की पत्नी से मुलाकात करने वाली बात करता है तो बताता है, खतने वाली बात बताता है। वो जाति से ब्राह्मण जरूर था लेकिन उसने खतना कराई हुई थी। जब पुलिस ने उससे पूछा कि तुमने खतना क्यों कराई थी तो वो कहता है कि सेक्स करने में जो वक्त ज़्यादा लगता है, अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ये सब कराया था। पुलिस ने उसको गिरफ़्तार तो किया, गिरफ़्तार करने के बाद उसको जेल भी भेजा। और ये 2015 की घटना होती है, 2023 फिलहाल चल रहा है। इस घटना के मामले में अभी कोर्ट की तरफ से कोई फैसला नहीं आया है, लेकिन जिस दिन यानी कि 6 जून 2016 को गोरखपुर के SSP होते हैं अनंत देव तिवारी, जब इस घटनाक्रम का खुलासा कर रहे थे और साथ में उनकी टीम होती है कैंट के CEO अभय मिश्रा और उनकी टीम में जो शानदार काम किया था, तो SSP उनकी तारीफ़ करते नहीं थक रहे थे क्योंकि अभय मिश्रा और उनकी टीम ने वाकई बहुत ही शानदार तरीके से इस केस को सुलझाया था। उत्तर प्रदेश पुलिस के जो आला अधिकारी होते हैं जो लखनऊ में बैठते हैं, उन्होंने घोषणा की थी कि हम इनको 50,000 रुपये के इनाम से सम्मानित भी करेंगे। तो इस केस को जब ये घटनाक्रम लोगों के सामने आता है, जो सच सामने आता है, तो लोगों ने तो खैर यकीन हो ही नहीं रहा था क्योंकि इतना भयंकर, इतना हीनियस क्राइम होता। और फौजी भी इस बात को लेकर यकीन नहीं कर रहा था। उसे आज भी अपनी पत्नी पर ऐसा भरोसा है कि उसकी पत्नी ने ऐसा काम नहीं किया होगा, उसकी पत्नी का किसी से कोई अवैध संबंध नहीं रहे होंगे। उसको पुलिस पर भरोसा नहीं है कि जो पुलिस ने खुलासा किया है वो पूर्ण रूप से सत्य है। लेकिन पुलिस का दावा है, पुलिस ने कहा है कि ऐसा केस जिन लोगों ने खुलासा किया है, खासकर जो CEO साहब हैं अभय मिश्रा, वो कहते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा हीनियस क्राइम कभी देखा ही नहीं है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।